तो आज के इस क्लास में हम जो है बात करने वाले हैं सल्तनत काल का और इसके अलावा जो मुगल टाइम के बातें हैं या मुगल पीरियड में मध्य प्रदेश के इतिहास में क्या क्या इंसिडेंट्स हुए उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सल्तनत काल में जो है पूरा जो शासन का जो मेन रीजन था या मेन जो सेंटर था वो दिल्ली था। ठीक है, तो इसीलिए इसको दिल्ली का सल्तनत काल कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है कि दिल्ली में जो भी शासक उस टाइम शासन कर रहा था उसका जो प्रभाव था वो पूरे भारत में जो है अलग अलग हिस्सों के राजे रजवाड़ों पर पड़ता था या स्थानीय जो राजवंश है उन पे पड़ता था। तो जाहिर सी बात है कि जो सल्तनत कालीन जितने भी शासक हुए वो कहीं ना कहीं अपने एरिया को एक्सपैंड कर रहे थे। ठीक है, तो उसी में मध्य प्रदेश में क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या इंसिडेंट हुए उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं सल्तनत पीरियड का पहला जो सेक्शन था वो है गुलाम वंश कहलाता है या स्लेव डायनेस्टी या गुलाम डायनेस्टी कहलाता है। तो देखो सल्तनत काल जो है 1206 से जो है स्टार्ट हुआ और इस टाइम में जो है 1206 से 1290 का जो पहला फेज था उसमें गुलाम वंश ने यहाँ पे शासन किया। तो गुलाम वंश के जो फाउंडर थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन कैपिटल दिल्ली को बनाया। अब जाहिर सी बात है कि सारा जो डायनेस्टीज जब यहाँ पे रूल किए थे सल्तनत काल में वो सब दिल्ली के ही आसपास के क्षेत्रों में जो है उनका मेन प्रभाव था, सेंटर था और दिल्ली वहां का कैपिटल था। अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें यहाँ पर किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है या किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। पहला है स्टैब्लिश्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1206 एडी 1206 ईस्वी में जो है इसने स्थापना की। वो जो है जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का जो है वो स्लेव था, एक गुलाम था और इसीलिए जब गौरी ने इस क्षेत्र में मोहम्मद गौरी ने जब इस पूरे भारत में जो है इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश की तो वो डायरेक्टली यहाँ पे रूल नहीं किया बल्कि लूटपाट करके वो चला गया और यहाँ का पूरा क्षेत्र को जो है अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का राजा बन गया, शासक बन गया। क्योंकि वो गुलाम था गौरी का इसलिए इसके पूरे वंश को जो है गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो इट वॉज गौरी स्लेव हु एस्टैब्लिश द इस्लामिक स्टेट इन इंडिया। इसने जो है भारत में इस्लामिक राज्य जो है शुरू किया। ऐबक डिफीटेड किंग परमादी देव। ऐबक ने सबसे पहले जो है यहाँ के जो राजा थे परमादी देव उसको जो है उसने हराया और बुंदेलखंड के क्षेत्र को कैप्चर कर लिया। इसके अलावा कालिंजर, महोबा क्षेत्र और खजुराहो इन सभी क्षेत्रों को अपने अंडर अपने अधिकार में ले लिया ऐबक ने। ऐबक के बाद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के भी जो है उसके बेटे हुए, लेकिन उसके बाद में जो एक फेमस राजा हुए उनका नाम है इल्तुतमिश। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने जो है यहाँ मांडू को कैप्चर किया, मालवा को जीता, ग्वालियर के क्षेत्र को कैप्चर किया। इसके बाद उसने जो उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है उस पर लूटपाट की। ये मेंशन किया गया है मध्य प्रदेश के इतिहासकारों के द्वारा। आपको क्या क्या चीजें याद रखना है आपको, एक तो ये कि किस सल्तनत मतलब किस गुलाम वंशीय शासक ने परमादी देव को हराया, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमादी देव को हराया था। ठीक है, और परमादी देव को हरा करके बुंदेलखंड के क्षेत्र को अपने अधिकार में के राजा थे उस टाइम में। ठीक है, इसके अलावा उसने कालिंजर को, महोबा को और खजुराहो को जीत लिया। दूसरा ये चीज है मांडू को कांकर करने या मांडू को जीतने के बारे में एमपीपीएससी में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो याद रखना है मांडू को इल्तुतमिश ने जीता था। ठीक है, मांडू को इल्तुतमिश ने जीता। इसके अलावा उसने मालवा पे अधिकार किया, ग्वालियर के क्षेत्र को अधिकार किया। ये भी क्वेश्चन है कि बताइए महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन के जो महाकालेश्वर मंदिर है उसमें किसने लूट की या किसने लूटा उस क्षेत्र को। तो इल्तुतमिश का नाम याद रखना है आपको। ये हो गया गुलाम डायनेस्टी के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इतनी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, चलो इसके बाद में आता है खिलजी डायनेस्टी। जो दूसरा जो डायनेस्टी है सल्तनत काल का वो है खिलजी डायनेस्टी, जिसने, अब सल्तनत काल कहने का मतलब यह है कि 1206 से लेकर के 1526 तक के टाइम को बोला जाता है। 1526 के बाद में जो है मुगल डायनेस्टी जो है शुरू हो जाता है।
तो सल्तनत काल का जो सेकेंड फेज था वो खिलजी डायनेस्टी का फेज था या खिलजी डायनेस्टी का रूलिंग टाइम था। 1290 के बाद में गुलाम वंश खत्म हो गया और खिलजी डायनेस्टी की स्थापना हुई और ये जो है 1320 तक जो है खिलजियों ने जो है यहाँ पे राज किया। अब जो पहले खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे या जो पहले संस्थापक थे इसके, उनका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। अगेन कैपिटल दिल्ली ही था। तो जो जलालुद्दीन खिलजी है उसने जो है इस डायनेस्टी की स्थापना की। और यहाँ पे एक चीज और याद रखना है, जलालुद्दीन खिलजी एस्टैब्लिश दिस डायनेस्टी, ही बिल्ट ए डोम्ड रेस्ट हाउस इन ग्वालियर। गुंबदाकार, गुंबदाकार बोलते हैं ना, हाँ, डोम्ड मतलब गुंबदाकार, गुंबद जैसा जो है। ठीक है, डोम्ड रेस्ट हाउस या गुंबदाकार जो है विश्राम गृह जो है इसने यहाँ पे बनाया। किसने बनवाया? जलालुद्दीन खिलजी ने। कहां बनवाया? तो ग्वालियर में बनवाया। तो ये भी एक क्वेश्चन है, याद रखना है, किसने गुंबदाकार, किसने डोम्ड रेस्ट हाउस ग्वालियर में स्टैब्लिश किया, बिल्ट किया या उसका कंस्ट्रक्शन करवाया? तो वो जलालुद्दीन खिलजी है। ही लूटेड मांडू, अगेन जो है मांडू को इसने भी लूटा, जलालुद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा इसका एक सूबेदार था जिसका नाम था आइन उल मुल्क। ठीक है, आइन उल मुल्क जो है इसका एक सूबेदार था, इसने मालवा पर अटैक करने के लिए उसको यहाँ पे भेजा था और उस क्षेत्र में मालवा के जो एक राजा थे, राजा महालदेव, उसको और उसके पुत्र इसमें मारे गए थे। वो राजा और उसके पुत्र जो है इसमें मारे गए थे। राजा महालदेव एंड हिज सन वेर किल्ड। तो देख सकते हो आप, जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी ने ग्वालियर में एक गुंबदाकार विश्राम गृह बनवाया था। साथ ही साथ उसने मांडू को लूटा और मालवा के क्षेत्र में अटैक करने के लिए अपने एक सूबेदार आइन उल मुल्क को जो है इस क्षेत्र में भेजा। और जिस लड़ाई में वहां के जो राजा थे महालदेव और उनके बेटे जो है इसमें मारे गए थे। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के बाद में जो एक राजा बने उनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, जिसके ऊपर मूवीज वगैरह बनी है, जो फेमस एक तरह से बोलना चाहिए कि शासक बने थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उज्जैन के मंदिर में जो है लूटपाट किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, इस क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। आगे जो तीसरा फेज है सल्तनत काल का वो कहलाता है तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी का जो है इसके बाद में जो है रूलिंग पीरियड आता है 1320 के बाद में। तो तीसरा फेज है तुगलक डायनेस्टी। 1320 टू लेकर 1414 एडी तक जो है इनका शासनकाल था, 1414 के आसपास तक। फाउंडर बने, उनका नाम है गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने जो है इस क्षेत्र में जो है इसकी स्थापना की, इस डायनेस्टी का, इस वंश का न्यू रखा। कैपिटल अगेन दिल्ली। द फाउंडर वाज गयासुद्दीन तुगलक। हिज सूबेदार हैड बिल्ट अ पैलेस इन दमोह। ये क्वेश्चन है, दमोह में किस तुगलक वंशी राजा के सूबेदार ने यहाँ पे एक महल बनवाया? तो याद रखना है, दमोह में एक महल का निर्माण करवाया गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के शासक थे, उनका सूबेदार ने यहाँ पे महल बनवाया दमोह में। एक राजा हुए गयासुद्दीन के बाद में फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में जो है यहाँ का एक वो मिलता है, लेख मिलता है या इंस्क्रिप्शन बोल सकते हो। तो उस इंस्क्रिप्शन का नाम है बटियागढ़ लेख कहा जाता है इसको। सॉरी, क्या मैं बोल रहा था, हाँ। तो ये जो दमो मतलब कि जो इसने मेंशन किया है इसके बाद में, उसके नाम है दुलनीपुर इंस्क्रिप्शन। तो इस दुलनीपुर इंस्क्रिप्शन में जो है फिरोज शाह तुगलक के बारे में ये पता चलता है। अब दुलनीपुर अभिलेख जो है मिला था वो मिला है सागर में। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये सागर से प्राप्त हुआ था। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए दुलनीपुर इंस्क्रिप्शन कहाँ से प्राप्त हुआ या दुलनीपुर इंस्क्रिप्शन में किस राजा के बारे में मेंशन किया गया है? तो वो फिरोज शाह तुगलक के बारे में है, उसके राज्य के बारे में, उसके किंगडम के बारे में। ठीक है, सागर से पाए गए इंस्क्रिप्शन में कौन से राजा के बारे में उल्लेख है, ऐसा करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखना है फिरोज शाह तुगलक के बारे में, उसके राज्य के बारे में इसमें मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नसीरुद्दीन महमूद शाह।
ये जो है नसरुद्दीन महमूद शाह जो है तुगलक डायनेस्टी के ही राजा थे। इनके टाइम में दिलावर खान एक गवर्नर था मालवा का, उसने जो है अपने आप को फ्री कर लिया, इंडिपेंडेंट कर लिया और चंदेरी को अपने कंट्रोल में ले लिया था। ये भी एक उल्लेखनीय जो है बात है कि दिलावर खान ने, ये सूबेदार था, ये भी गवर्नर का मतलब यहाँ पे सूबेदार बोलो, अलग अलग सूबों में जो है डिवाइडेड था। मुगल काल में जो है अलग अलग क्षेत्र जो है सूबा कहलाते थे। तो वहां का जो चंदेरी है एक सूबे था, ठीक है। तो ये सूबा में जो है सूबेदार थे, उनका नाम था दिलावर खान। तो दिलावर खान ने क्या किया, नसरुद्दीन महमूद शाह एक कमजोर राजा कहलाते थे उस टाइम में, अगर तुगलक डायनेस्टी के बाकी शासकों को कंपेयर करें तो उसने जो इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए अपने आप को स्वतंत्र इंडिपेंडेंट जो है शासक घोषित कर दिया, अपने आप को रूलर बना लिया चंदेरी का, जो कि एक सूबा था। तो वो सूबेदार था दिलावर खान। ठीक है, तो इतनी बातें आपको तुगलक डायनेस्टी के बारे में याद रखना है कि गयासुद्दीन तुगलक ने इसको स्टैब्लिश किया। फिरोज शाह तुगलक के बारे में जो है जो दुलनीपुर या सागर में जो इंस्क्रिप्शन पाया गया, उस इंस्क्रिप्शन में इनके राज्य के बारे में बताया गया है। इसके अलावा नसीरुद्दीन महमूद शाह के टाइम में दिलावर खान नाम के एक सूबेदार ने चंदेरी पर अपना अधिकार जमा के अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं इसका जो चौथा और लास्ट फेज आप मानो, जिसमें 1414 के बाद में 1526 तक, उसके बाद में जो है मुगल डायनेस्टी शुरू हो जाता है, मुगल पीरियड शुरू होता है। तो ये सल्तनत काल का अंतिम टाइम था। अब देखो, एक क्वेश्चन तो ऐसा भी बन सकता है या दो क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए पहला जो है सल्तनत कालीन वंश कौन सा था, तो सीधी सी बात है वो गुलाम डायनेस्टी है। ठीक है, और दूसरा जो है यहाँ पर आप याद रखो लोधी डायनेस्टी है, जो कि अंतिम जो है यहाँ का फेज है या अंतिम जो है वंश है सल्तनत कालीन राज का। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखना है यहाँ पे। चलो, अगर हम बात करें लोधी डायनेस्टी की कि लोधी डायनेस्टी का फाउंडेशन किसने रखा, तो नाम याद रखना है आपको, बहलोल लोधी। इनका नाम है बहलोल लोधी। इन्होंने जो है इस डायनेस्टी की स्थापना की। तो इसको जो है लोधी वंश कहा जाता है। कैपिटल अगेन जो है आपको ध्यान में रखना है कि दिल्ली ही इसका कैपिटल रहा। और कुछ कुछ चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में मैंने मेंशन किया हुआ है, तो इसको याद रखना है। फाउंडर वाज बहलोल लोधी हु अटैक्ड ग्वालियर। ये एक इंपॉर्टेंट और याद रखने वाली बात है कि बहलोल लोधी ने कहाँ अटैक किया, तो ग्वालियर पे अटैक किया था बहलोल लोधी ने, इस क्षेत्र में, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो। क्योंकि देखो, हमें ज्यादातर चीजें जो है, क्योंकि ये तो इंडियन हिस्ट्री का ही पार्ट है, तो मे बी आपके वहां पर भी काम आ जाए, लेकिन आपको मेनली जो है मध्य प्रदेश में क्या क्या चीजें हुई संतलत पीरियड में, उसको आपको याद रखना है। तो ग्वालियर में अटैक करने की जब बात आती है तो बहलोल लोधी का जो है नाम आपको याद रखना है, उसने ग्वालियर पे अटैक किया। इसके अलावा जो है सिकंदर लोधी, इसने जो है ग्वालियर क्षेत्र से रिवेन्यू जो है कलेक्ट करवाने का काम किया था पहली बार। ठीक है, इस चीज को भी आपको याद रखना है कि जो राजस्व वसूली का जो है ग्वालियर रीजन में सबसे पहले सिकंदर लोधी ने ही शुरू किया था। तो बहलोल लोधी ने फाउंडर था, वो अटैक किया ग्वालियर पे, और ग्वालियर के क्षेत्र से अब जो है रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो काम है वो किसने किया, सिकंदर लोधी ने। लास्ट है यहाँ पे इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ने हराया था ग्वालियर के रूलर थे विक्रमादित्य। मैं कल के क्लास में था शायद, मतलब इसके पहले वाले जो क्लास था उसमें तोमर डायनेस्टी के बारे में बात कर रहा था। तो वो जो तोमर डायनेस्टी के बारे में है उसमें मैंने बताया था कि तोमर डायनेस्टी का जो है एक तरह का स्ट्रगल था लोधी डायनेस्टी के साथ में। ठीक है, लोधी वंश के साथ में। तो राजा मान सिंह थे और उसके बेटे का नाम था विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य को हराया था ग्वालियर में, ग्वालियर के जो रूलर थे उनको इब्राहिम लोधी ने। ठीक है, और उसके बाद में ग्वालियर को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था इब्राहिम लोधी ने। पहले तो वहां से सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, बाद में विक्रमादित्य को हरा करके पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया इब्राहिम लोधी ने ग्वालियर को। ठीक है, तो ये ग्वालियर और लोधी डायनेस्टी का, या बोल सकते हो तोमर डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी के बीच में एक संघर्ष चला मध्य प्रदेश में। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, स्पेशली लोधी और तोमर डायनेस्टी के बीच का स्ट्रगल।
या लोधी डायनेस्टी और ग्वालियर के बीच में जो एक जो खींचतान था वो आपको ध्यान में रखना है। चलो, इतनी सारी बातें हो गई सल्तनत पीरियड के बारे में। इन्हीं चीजों से में भी क्वेश्चन बनता है। इसके और डीप जाएंगे तो बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां हैं जो सल्तनत काल में जो है मध्य प्रदेश के हिस्से में घटी हैं, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है जितना मैंने बताया है, इतना भी कर लोगे तो मोर देन इनफ है। स्पेशली हमारे एग्जाम की बात करें तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एमपीपीएससी में ये सब काम आएगा, एमपीपीएससी में और डीप में जाना पड़ता है, सिविल सर्विसेज वाले जो एग्जाम्स होते हैं उसमें। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे एग्जाम के लिए इतना मोर देन इनफ है, आपको इतनी चीजों के बारे में आप रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं मुगल पीरियड की। तो मध्यकालीन इतिहास में जो है मुगल टाइम का जो है बड़ा इंपैक्ट रहा, अगर हम किसी भी क्षेत्र को बात करें। और मध्य भारत में मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो है मुगल काल का जो है एक बहुत बड़ा जो है रोल रहा है। किस टाइम में क्या क्या चीजें हुई उनको हम थोड़ा सा देखते हैं। देखो, मुगल काल का जो स्थापना है वो बाबर ने किया था। एक फेमस लड़ाई है जिसको हम बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं या पानीपत का युद्ध कहते हैं। तो वो 1526 में हुआ था, जो अंतिम शासक थे उनके बीच में। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे इब्राहिम लोदी जो आखिरी रूलर था, यहाँ का लोदी डायनेस्टी का आखिरी रूलर था इब्राहिम लोदी। तो इसी के ऊपर अटैक किया था बाबर ने, ठीक है। और बाबर ने अटैक करके पानीपत की लड़ाई जीती और उसके बाद में इस क्षेत्र में मुगल डायनेस्टी या मुगल पीरियड का शुरुआत होता है। सो फाउंडेशन जो है, फाउंडर कौन थे? तो बाबर। अगेन कैपिटल दिल्ली का ही क्षेत्र है। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का जो प्रथम युद्ध जिसको हम कहते हैं, तो ये 1526 में जो है लड़ी गई थी। किसके किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किसने इसको जीता? जाहिर सी बात है बाबर को इसमें जीत हासिल हुई थी और उसने डिफीट किया था किसको? इब्राहिम लोदी को। एंड लैड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, इसने जो है मुगल एम्पायर का, मुगल साम्राज्य की स्थापना की और यहीं से जो है उसका फाउंडेशन शुरू होता है। इसके बाद मुगल जो फाउंडर थे बाबर, उसने हराया किंग मेदिनी राव को। तो मेदिनी राय को, जो कि चंदेरी का राजा था, यहां पे एक लड़ाई लड़ा गया जिसके चंदेरी बैटल या चंदेरी वार कहा जाता है, जो कि 1528 में जो है इसको लड़ा गया। किसके किसके बीच में? बाबर और जो रूलर थे यहाँ के मेदिनी राय, इनके बीच में। मेदिनी राय हार गए थे, जाहिर सी बात है यहाँ भी बाबर को जीत हासिल हुई और चंदेरी वॉर को जो है जीता और कैप्चर कर लिया चंदेरी के क्षेत्र को। अब यहां से आपका मध्य प्रदेश वाला सेक्शन जो है आपको ठीक ठीक याद रखना है, क्योंकि ये चंदेरी वाला इलाका एमपी का इलाका है समझो, और यहाँ पे जो राजा थे उनका नाम था मेदिनी राय। तो आपको ध्यान रखना है कि बाबर ने किस चंदेरी के किस राजा को हराया? तो याद रखना है मेदिनी राय को हराया। कौन सी लड़ाई में हराया? चंदेरी की लड़ाई में। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 में ये हुआ था, ठीक है। तो ये चीजों को आपको याद रखना है। इसके अलावा इसने, बाबर ने द फोर्ट ऑफ कालिंजर, जिसको हम महोबा का क्षेत्र है आज के डेट में, वो कालिंजर का जो किला है उसको अपने अंडर में ले लिया और पूरी तरह से मुगल का जो है ऑक्यूपेशन हो गया उसमें, कालिंजर के फोर्ट पे। इन द बैटल ऑफ खानवा, खानवा में जो है 1527 में, हालांकि चंदेरी से लड़ाई से पहले जो है इसने राणा सांगा को हराया था। और उस टाइम में राणा सांगा के अंडर में आता था मालवा का जो रीजन है वो। तो मालवा का जो कुछ रीजन आज के डेट में मध्य प्रदेश का क्षेत्र कहलाता है, उस क्षेत्र में पहले राणा सांगा का अधिकार था। बाबर ने चूंकि खानवा की लड़ाई में 1527 में राणा सांगा को हरा दिया था और अपने कंट्रोल में ले लिया था मालवा रीजन, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई, चंदेरी का क्षेत्र ले लिया, कालिंजर का किला जीत लिया, इसके अलावा मालवा को भी जीत लिया बैटल ऑफ खानवा को जीतने के बाद में। आफ्टर डिफीटिंग बहादुर शाह, एक गुजरात के जोन में या गुजरात रीजन में एक क्षेत्र आता था जिसके अंडर में मंदसौर का भी क्षेत्र आता था, ठीक है। मंदसौर के कुछ हिस्से जो आज के मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है वहां पे। तो बहादुर शाह को अगेन इसने हराया और वो लड़ाई का नाम था बैटल ऑफ मंदसौर कहा जाता है इसको, ठीक है। ये उसी टाइम की बात है, 1528-29 की बात है। तो बैटल ऑफ मंदसौर में जो है बहादुर शाह को हराया, बाबर ने जीता अगेन इस लड़ाई को, जाहिर सी बात है। बाबर स्टैब्लिश द रूल ओवर वेस्टर्न मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में इसी बैटल ऑफ मंदसौर को जीत करके बाबर ने पूरे वेस्टर्न पश्चिमी मध्य प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया या मुगल एम्पायर का गठन किया मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, ठीक है। पानीपत की लड़ाई बाबर ने जीता, इब्राहिम लोदी को हरा दिया, मुगल एम्पायर स्टैब्लिश हो गया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया? चंदेरी वॉर उसने जीता, मेदिनी राय को हराया और चंदेरी के क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। उसके बाद कालिंजर के क्षेत्र, कालिंजर का जो फोर्ट ऑफ कालिंजर उसको अपने अंडर में ले लिया।
देन उसके बाद में उसने बैटल ऑफ खानवा जीता और जो मालवा का रीजन था वो राणा सांगा को हरा करके अपने अंडर में ले लिया। ये सब मध्य प्रदेश के इतिहास का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद में बैटल ऑफ मंदसौर हुआ, किसके किसके बीच, बाबर और बहादुर शाह के बीच में। बहादुर शाह हार गए थे और बाबर ने एस्टेब्लिश किया पश्चिमी मध्य प्रदेश में अपना एक, बोलना चाहिए एम्पायर, मध्य प्रदेश में स्पेशली बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये हो गया बाबर के टाइम में, मुगल पीरियड में मध्य प्रदेश में क्या क्या घटनाएं घटी और क्या क्या चीजें हैं। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीजें आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के उनके बाबर के बेटे की बात करते हैं, हुमायूं के टाइम के, ठीक है। हुमायूं को टाइम में जो है बहादुर शाह, क्योंकि वो हार जरूर गए थे लेकिन उनको मारा नहीं था, तो बहादुर शाह ने बाबर के बाद में उनके जो बेटे थे हुमायूं जब राजा बने तो हुमायूं से एक बार उन्होंने मालवा का क्षेत्र को छीन लिया था, है ना। लेकिन अगेन जो है हुमायूं ने मालवा का क्षेत्र को अधिकार कर लिया, बहादुर शाह को हरा करके, और उनको जो है कैप्चर कर लिया था, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कालिंजर के क्षेत्र को अगेन अपने अंडर में ले लिया था। कालिंजर, मालवा, ये पूरा क्षेत्र हुमायूं के अंतर्गत आ गया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनता है, बताइए किसके टाइम में बहादुर शाह ने मालवा पर पुनः अधिकार अपने ऊपर कर लिया, या पुनः अधिकार कर लिया मालवा पर बहादुर शाह ने, तो वो हुमायूं का टाइम था। बाबर के टाइम में मालवा उनके हाथ से चला गया, हुमायूं के टाइम में वापस आ गया था, लेकिन अगेन हुमायूं ने उसको छीन लिया था। ओके, द चंदेला किंग ऑफ कालिंजर हैड आल्सो एक्सेप्टेड हुमायूं सबमिशन। ये चीज को भी याद रखना है, मैंने बताया था चंदेल डायनेस्टी के टाइम में जो चंदेल राजा होते थे वो कहीं ना कहीं मुगल डायनेस्टी के अंडर में ही जो है राज करते थे। तो ये हुमायूं का ही टाइम था जब चंदेला जो राजा थे कालिंजर के क्षेत्र के, उन्होंने जो है हुमायूं के जो है अधिकार को या बोल सकते हैं उनके नियंत्रण को अपना जो है वो माना था, उनके ऊपर जो है अपने अधिकार को मान लिया था, ठीक है। तो इस चीज को आपको भी याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मुगल पीरियड में अकबर का टाइम, ठीक है। तो अकबर के टाइम में जो है अकबर ने अटैक किया था बाज बहादुर के ऊपर। ये फेमस बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां चलती हैं बाज बहादुर के ऊपर। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम तो सीधा सीधा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करते हैं। तो अकबर ने अटैक किया था बाज बहादुर के ऊपर, है ना, जो कि मालवा के क्षेत्र के उस टाइम में राजा थे, अकबर के टाइम में राजा थे, ठीक है। एंड आफ्टर बाज बहादुर वॉज डिफीटेड, रूपमती कमिटेड सती, उनकी जो वाइफ थी रूपमती, उन्होंने सती ले लिया था, या वो सती हो गई थी, ठीक है। उनके हार पे ही सती हो गई थी बाज बहादुर के ऊपर। तो ये एक बहुत सारी कहानियां इन पे चलती है। तो बस आपको याद रखना है बाज बहादुर पे अकबर ने अटैक किया था। किस मुगल शासक ने बाज बहादुर पर अटैक किया, इसको याद रखना है। अकबर ने मालवा के किस राजा पे अटैक किया, ये भी याद रखना है। तो बाज बहादुर पे अटैक किया। किसने जो है बाज बहादुर के हार के बाद सती धारण कर लिया या सती ले लिया था, तो रूपमती का नाम याद रखना है, रानी रूपमती। चलो 1564 एडी में अकबर ने अपने आसफ थे उसको जो है भेजा था, कमांडर थे सॉरी, उनको भेजा था गोंडवाना पे क्षेत्र पे अधिकार करने के लिए, ठीक है, आसफ खान को। अब ये भी एक क्वेश्चन है, बताइए कि अकबर ने गोंडवाना को अपने नियंत्रण में लेने के लिए, गोंडवाना को जीतने के लिए किसको भेजा था, तो आसफ खान को जो है भेजा था। उस टाइम में गोंडवाना की क्वीन थी दुर्गावती, रानी दुर्गावती, फेमस नेम है रानी दुर्गावती। उन्होंने जो है उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं की, अकबर के खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ा, और उनके जो एक बेटे थे जो उत्तराधिकारी जो जो थे उस शासक के या उस राजगद्दी के, उनके अल्पायु बेटे थे, छोटे से बेटे थे वीर नारायण, उनकी संरक्षिका बनी थी, उनके गार्जियन बनी, और उन्होंने लड़ाई लड़ी मुगल आर्मी के अगेंस्ट में। और फाइनली जो है, हालांकि कई लोग इसमें कहानियां अलग अलग चलती हैं कि उन्होंने हारने के बाद सुसाइड कर लिया था, या सीधा सीधा यहाँ पे बोल सकते हो कि उनको शहादत मिली थी इस लड़ाई में, ठीक है। तो रानी दुर्गावती एक बोलना चाहिए कि बहुत योद्धा रानी थी और बहुत ही साहसी रानी थी, और इनके बारे में मध्य प्रदेश के क्षेत्र में स्पेशली बहुत सारी कहानियां जो है चलती हैं। चलो, रीवा के महाराज थे रामचंद्र, इनको भी जो है मुगल आर्मी ने हराया था। तो ये भी एक क्वेश्चन है, रीवा के महाराज रामचंद्र, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे बघेल डायनेस्टी के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो ठीक है। बाई अटैकिंग बुरहानपुर द कैपिटल बाई अटैकिंग द बुरहानपुर द कैपिटल ऑफ खानदेश, जो खानदेश कहलाता था उस टाइम में, वहां का कैपिटल थे बुरहानपुर, जो आज का मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आता है। अकबर कांक्वर्ड द फोर्ट ऑफ असीरगढ़
एज हिज फाइनल विक्ट्री, मतलब कि बुरहानपुर पर अटैक करने के बाद में अकबर ने असीरगढ़ का जो किला था उसको जीता था। ये किला बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग को बाद में जो है आजादी के टाइम में जो है उनको किया जाता था, सजा दिया जाता था काला पानी वगैरह का, तो वो भी असीरगढ़ के किले में रखा जाता था उनको। तो ये असीरगढ़ का किला अकबर ने जीता था, जो कि बुरहानपुर के अंतर्गत आता है। हाँ यार, अब इसमें बोला जाता है कि बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जिसमें रानी दुर्गावती ने जीता था, ये भी कहानियां चलती हैं। लेकिन जो इतिहासकार है और ज्यादातर जो इतिहासकार हैं, अब आप देखोगे तो जो रीजनल हिस्टोरियंस होते हैं वो थोड़ा अलग कहानी बताते हैं इस मामले को लेकर के। इनिशियली जो है मुगल आर्मी हार गई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो लाइटली ले रही थी, वो जो रानी दुर्गावती की या गोंडवाना जो आर्मी था उसको। तो एक टाइम था जब मुगल आर्मी हारने को थी, लेकिन फाइनली जो देखा जाता है तो वो ओवरऑल हिस्ट्री में यही मेंशन किया गया है कि मुगल आर्मी जो है हरा दी थी और गोंडवाना के क्षेत्र को हड़प लिया था। ये चीज तो फैक्ट भी है, लेकिन हाँ इनिशियली बहुत टाइम तक ऐसा भी रहा जब मुगल आर्मी पूरी तरह से चिथर बिथर हो गई थी और हार गई थी, ऐसा माना जाता है। और ऐसी कहानियां चलती भी हैं हिस्टोरियंस के भी थ्रू, रीजनल हिस्टोरियंस ऐसी कहानियां बताते भी हैं, ठीक है। अब उसमें सच्चाई भी रही होगी, जाहिर सी बात है। सो यहाँ पे चलो आगे याद रखना है आपको, असीरगढ़ के किला को अकबर ने जीता था और ये उनके फाइनल विक्ट्रीज में से एक माना जाता है। असीरगढ़ के किले को जो जीतने वाली बात है वो, ये अकबर के अंतिम टाइम की बात है और अंतिम जो विजय यात्रा है उसमें से एक माना जाता है असीरगढ़ के किला को कॉन्क्वर करना। आगे बढ़ते हैं और शाहजहां और औरंगजेब के टाइम के कुछ चीजें यहाँ पे हाँ हम बात कर लेते हैं। देखो, शाहजहां के टाइम में जो है शाहजहां ने अटैक किया था जुझार सिंह पे। ये एक क्वेश्चन है जो एमपीपीएससी में कई बार रिपीट भी हो चुका है, तो इसको आपको याद रखना है। शाहजहां के शासनकाल में ही जुझार सिंह पर अटैक किया गया था। जुझार सिंह कहने का मतलब है वीर सिंह बुंदेला। बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला जो थे उनके राजा थे। वीर सिंह बुंदेला जो है बुंदेला डायनेस्टी के शासक थे, तो उनके मतलब पुत्र थे जुझार सिंह। तो इनके ऊपर जो है अटैक किया गया था शाहजहां के टाइम में। तो ये क्वेश्चन याद रखना है, जुझार सिंह पर किसके शासन काल में जो है अटैक किया गया था, तो वो है शाहजहां के टाइम पे। बाद में जो है मतलब जुझार सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था, सरेंडर कर दिया था ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गोंडवाना रूलर प्रेम नारायण। उस टाइम में जो गोंडवाना के क्षेत्र के जो रूलर थे उनका नाम था प्रेम नारायण। तो गोंडवाना शासक प्रेम नारायण के जो रिक्वेस्ट पर औरंगजेब ने जो जुझार सिंह है उनको फिर से परास्त किया था, उनको हराया था। और क्योंकि जुझार सिंह ने सरेंडर तो किया था लेकिन बाद में जो है एक तरह से रिवॉल्ट हो गया था, और उसके बाद में औरंगजेब ने उनको फाइनली हराया और जुझार सिंह की जगह में देवी सिंह नाम के एक रूलर को ओरछा का शासक बनाया था। ये कहानी भी चलती है यहाँ पे, किसको, प्रेम नारायण के आग्रह पर, जो कि गोंडवाना शासक थे। औरंगजेब ने हराया जुझार सिंह को। ये कहीं ना कहीं आपसी कलह की वो है, छोटे जो रीजनल शासक थे उनके बीच में। देवी सिंह को जो कि औरंगजेब ने ओरछा का राजा बना दिया था। चलो, ये माना जाता है कि ये जो वार वॉर था या मतलब कि इंसिडेंट था, ये औरंगजेब का पहली लड़ाई मानी जाती है, औरंगजेब से फर्स्ट माना जाता है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे मेंशन किया गया है, औरंगजेब वाज बोर्न इन दोहार, जो कि उज्जैन के क्षेत्र में पड़ता है। मुमताज महल की जो है पुत्र के रूप में उज्जैन क्षेत्र में ही उनका जो है ब्रेक हो गया क्या होगी। तो यहाँ पे एक फैक्ट याद रखना है, और जन्म है वो उज्जैन क्षेत्र में आता है जो
एक सेकंड। मैं बात कर रहा था दो थे, और उसी टाइम में जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में जो राजा हुआ करते थे उनका मुगल रिलेशनशिप कैसा था, और बघेलखंड के क्षेत्र में जो शासक थे उनके साथ में मुगल डायनेस्टीज का या मुगल वंश का क्या रिश्ता था या क्या रिलेशनशिप थे। चलो फाइनली फाइनली अभी साउंड आ रहा होगा, तो मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ मैं क्या बोला, यहाँ पे ब्रेक हुआ होगा आवाज। तो हम लोग बात कर रहे थे मुगल पीरियड में औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब के बाद में मैं बता रहा था कि बुंदेलखंड के साथ में क्या रिलेशनशिप था। जैसे कि मैंने कल के लास्ट सेक्शन में मैंने बताया था कि बुंदेल जो डायनेस्टी था वहां पर ओरछा के क्षेत्र में इनका कैपिटल था, तो इनकी राजधानी कैपिटल राजधानी जो भी है ओरछा इनके कैपिटल था, बुंदेलखंड के जो डायनेस्टी है, ये बुंदेल जो डायनेस्टी है उनका। और उस टाइम में मैंने बताया था कि जो ओरछा के मतलब कि एक राजा हुआ करते थे रुद्र प्रताप बुंदेला, वो एक बहादुर राजा थे। इसके अलावा एक और चीज है, यहाँ पे बुंदेला रूलर थे जिनका नाम है सोहन पाल। सोहन पाल, तो सोहन पाल ने जो है फाउंडेशन रखा था बुंदेला स्टेट का। अब आपको याद रखना है कि इसी के टाइम में एक रिवॉल्ट हुआ था जिसको चंपत राय का विद्रोह कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए खासतौर पे अलग से मेंशन कर दिया यहाँ पे। रिवॉल्ट ऑफ चंपत राय या चंपत राय का विद्रोह इसी मुगल डायनेस्टी के अगेंस्ट था, मतलब कि औरंगजेब के अगेंस्ट था। तो इस चीज को याद रखना है, डिससेटिस्फाइड विद द पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की जो भी नीतियां थी उससे जो है एक तरह से बोलना चाहिए डिससेटिस्फाइड थे, वो किसी भी तरह से खुश नहीं थे। इसीलिए चंपत राय ने उनके अगेंस्ट एक विद्रोह किया था जिसको रिवॉल्ट ऑफ चंपत राय कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन है, सीधा सीधा याद रखना है कि चंपत राय का विद्रोह किसके अगेंस्ट था, तो वो औरंगजेब के अगेंस्ट था। औरंगजेब के अगेंस्ट के निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ, तो विद्रोह तो कई हुए थे लेकिन चंपत राय का विद्रोह इसी के टाइम में हुआ था, और ये बुंदेलखंड के टाइम की बात है। बुंदेलखंड डायनेस्टी से बिलोंग करते थे जो कि चंपत राय, उन्होंने जो है अगेंस्ट में औरंगजेब के पॉलिसीज के अगेंस्ट में जो है विद्रोह किया था। तो ये चीज को याद रखना है। इसी में एक राजा हुआ करते थे वीर सिंह बुंदेला, जिसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। इन्होंने ये माना जाता है कि जो अबुल फजल थे उनकी हत्या की थी वीर सिंह बुंदेला ने। इसके अलावा छत्रसाल के बारे में मैंने बताया था, छत्रसाल बुंदेला डायनेस्टी के ही राजा थे और उन्होंने जो है औरंगजेब के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। तो ये चीज भी याद रखना है, ये विद्रोह नहीं है बल्कि डायरेक्टली एक वॉर था जो कि औरंगजेब के अगेंस्ट था, छत्रसाल के द्वारा किया गया था। तो ये एक तरह से ये बोल सकते हो कि मुगल और बुंदेल जो डायनेस्टी थे उनके बीच में रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, एक लड़ाई का ही हमेशा जो है स्ट्रगल का ही जो है रिलेशन रहा बुंदेला डायनेस्टी और मुगल डायनेस्टी के बीच में। तो ये खास तौर पे आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आता है। एक और डायनेस्टी मैंने बताया था बघेल डायनेस्टी, है ना। रीवा के क्षेत्र में जो एक बघेल डायनेस्टी था, इसकी जो कैपिटल थी वो रीवा है। एट द टाइम ऑफ किंग रामचंद्र, मैंने बताया था कल भी कि तानसेन नाम के जो नवरत्न में शामिल है उसमें अकबर के, वो पहले रामचंद्र के ही कोर्ट में थे, इनके ही दरबार में थे। उनका नाम एक्चुअल नाम तन्ना मिश्रा है, जिनको हम तानसेन के नाम से ज्यादा फेमस है। वो इन्हीं के दरबार में थे। अकबर्स मैसेंजर जलाल खान हैड टेकन तानसेन फ्रॉम रामचंद्र टू अकबर्स कोर्ट। ये चीज भी आपको मेंशन कर दे रहा हूं यहाँ पे, जलाल खान नाम के जो मैसेंजर थे अकबर के, उन्होंने जो है इनको भेजा था रामचंद्र के दरबार से अकबर के दरबार में। किसने? जलाल खान, जो कि मैसेंजर था किसका? अकबर का। इसने तानसेन को लेकर के रामचंद्र के कोर्ट से अकबर के दरबार में उसको लेके गए थे, तब से उनके नवरत्न में उनको शामिल कर लिया गया था। एक और फैक्ट है जो एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है, इन द मेडिएवल पीरियड द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ मांडू, मांडू के एक जो है स्वतंत्र शासक थे, छोटे शासक थे मांडू क्षेत्र के, उन्होंने होशंग शाह, उनका नाम है होशंग शाह।
तो ये जो होशंग 7 है, इन्होंने ही होशंगाबाद जो आज का नर्मदापुरम है इसकी स्थापना की थी, होशंगाबाद की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि होशंग शाह ने किस समय में, तो याद रखना है मध्यकाल में, मेडिएवल पीरियड में जो है एक इंडिपेंडेंट शासक थे मांडू के। तो ये भी क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र के शासक, तो मांडू के शासक होशंग शाह ने मध्यकाल में होशंगाबाद की स्थापना करवाई थी, या स्थापना करवाया था होशंगाबाद शहर का। ठीक है, तो ये तमाम चीजें सीधे सीधे वन लाइनर के फॉर्म में मैंने बताया, सारा सारा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको इतनी चीजें जो है आपके मध्यकाल में आपको याद रखना है। एक जो सेक्शन है वो बचता है आपका मराठा पीरियड के बारे में। तो वो अब ये बोल सकते हैं कि वो ट्रांजिशन पीरियड कहलाता है, जब मध्यकाल और आधुनिक काल को एक तरह से ट्रांजिशन पीरियड बोल सकते हो, मराठा काल के टाइम को। तो हम कल के क्लास से जो है शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से 2 क्लास होनी चाहिए आधुनिक काल का, जो कि मराठा काल से शुरू होगा, जिसके बाद में हम 1857 का जो क्रांति है वहां से लेकर के आजादी की लड़ाई तक में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो उसमें 2 क्लासेस हो सकता है, अगर जरूरत पड़ी तो 3 क्लास हम कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी टाइम है हमारे पास। इसके बाद में एक सेक्शन बनेगा मध्य प्रदेश का, और वो है आर्ट एंड कल्चर। तो वो वाला सेक्शन हम आराम से कर सकते हैं नवंबर तक में। उसके बाद में हम इंडियन जीके के सारे पोर्शन का हम एमसीक्यूज करेंगे। तो एक ठीक ठाक तैयारी आप लोग की हो जाएगी सारा जीके वाला पोर्शन का। तो खैर, तो मैं जो है कल से जो है आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश जो है शुरू करेंगे, 2 या 3 क्लास में उसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो मराठा काल से वो शुरू होगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, और कल के क्लास में हम जो है यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, ओके। एग्जाम कब तक हो सकता है, एमपीपीएस का सिलेबस कब तक आएगा? देखो यार, सिलेबस का ये समझ से बाहर है कि अभी तक सिलेबस क्यों रिलीज नहीं किया गया है। सिलेबस को रिलीज करना चाहिए था, क्योंकि ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं होने वाला। जो मैंने ओवरऑल सिलेबस बताया है आप उसी को सिलेबस मान के चलो। जीके में तो वही होना चाहिए आप लोग का। टेक्निकल का मैं नहीं बोल सकता, उसका आप लोग को टेक्निकल वाले जो सर हैं वही आपको क्लियरली बता सकते हैं। लेकिन जीके का जो है वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। बाकी ये मान के चलो कि एमपीपीएससी के ही सिलेबस को रिपीट करता है, जहां तक है इसमें ज्यादा इधर उधर नहीं करेगा, है ना। तो जीके में बस ये है कि कितनी गहराई तक आपको पढ़ना है वो बस मायने रखता है इसमें। आपको एमपीपीएससी का जो सिविल सर्विसेज एग्जाम में जो होता है उतना डीप में नहीं जाना है, बस बेसिक बेसिक आपको जानकारी होना चाहिए। लेकिन सिलेबस तो ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा, उसका थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। तो आपको जीके के पोर्शन में सिलेबस की चिंता नहीं करनी है। टेक्निकल का मैं जैसा कि मैं नहीं बता सकता फिलहाल, और वो आपको सर ही बता सकते हैं। बाकी एग्जाम कब तक हो सकता है जाहिर सी बात है, इलेक्शन का रिजल्ट जब आएगा, गवर्नमेंट जब बनेगी, तभी एग्जाम के चांसेस हैं। फिलहाल बीच में तो कोई चांस अभी है नहीं। तो आप ये मान के चलो कि जब गवर्नमेंट बन जाएगी, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा, जब सब चीजें ठीक हो जाएंगी, उसके बाद में ही जो है आपका एग्जाम होगा। अब ये कब तक होगा उसको आप आपके मतलब कि इलेक्शन के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से ही है। तो अभी फिलहाल तो नहीं होने वाला, आपके पास टाइम है। लेकिन टाइम है इसका मतलब ये नहीं कि आप रिलैक्स हो जाओ। आप जितना बेहतर कर सकते हो उतना करते रहो, और सिलेबस की चिंता मत करो। जो सिलेबस आपका पुराना जो दिया गया है और जो आइडिया आप लोग के पास बेसिकली है, जीके का तो मैं बता ही चुका हूँ क्या क्या सिलेबस में है, उसी को आप मान करके चलो, और उसको ही जितना हो सके वो करो। और बीच में सिलेबस क्लियरली हो आ जाता है वो बढ़िया बात है। लेकिन तब तक सिलेबस आप इसी को मान चलो जो आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, चलो, बट टाइम वेस्ट मत करना यार। टाइम वेस्ट करोगे तो बीच में फंस जाओगे, क्योंकि एग्जाम का कोई भरोसा रहता नहीं है, कभी भी डेट आ जाता है। लेकिन हाँ, अभी आपके पास टाइम है, तो ये मान के चलो कि आपके पास हमेशा हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास महीना दिन 20 दिन का टाइम है। ऐसे करके ही एग्जाम को टारगेट करना चाहिए। आप ये मान के चलोगे कि 6 महीने एग्जाम नहीं होने वाला, तो आप बीच में कहीं ना कहीं जाके तो फंस जाओगे। तो आपकी तैयारी बेहतर है, लेकिन ये बस मान के मत बैठे रहो कि 6 महीने एग्जाम होने ही वाला नहीं है। आप ये मान के चलो 1 महीने बाद एग्जाम है, ऐसा ही टारगेट करके आपको चलना है। और चलते रहोगे, तैयारी करते रहोगे, तो आप कहीं ना कहीं कभी भी एग्जाम होगा तो आप तैयार रहोगे उसके लिए। चलो ठीक है, कल के क्लास में हम मिलते हैं।